हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करण के केबीजीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिक्स, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसमें तो काफी सारी चीजें आती है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आई के बारे में है। तो हम आज एक टॉपिक को फिनिश करेंगे, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लाइट होता क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको डिटेक्ट हम अपनी आंखों से कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि लाइट कोई भी चीज होगी तो वो हमें दिखाई कैसे देने वाली है, तो उसका सीधा आंसर होगा कि वो चीज तभी हमें दिखाई देती है जब लाइट उस पर पड़े और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आए, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जिसको हम अपनी आंखों के थ्रू देख पा रहे थे, और तभी देख पा रहे थे जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की तरफ आती थी। लाइट इज डुअल नेचर। दो नेचर कैसे भाई? दो नेचर, एक तो वेव नेचर और दूसरा होता है पार्टिकल नेचर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर कैसे, तो भैया दो थ्योरीज है हमारे पास लाइट के रिगार्डिंग, एक तो है वेव थ्योरी और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था ना, जिसमें मैकेनिकल वेव बताया गया था उसको। मैकेनिकल वेव्स वो होती थी जिनको मीडियम की आवश्यकता होती थी किसी ना किसी, जैसे मेरी आवाज, अगर हम किसी रूम में हैं और मेरी आवाज एक दूसरे तक जा रही है तो उसका मीडियम क्या होगा? एयर। तो वैसे ही लाइट के लिए कभी कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, तो इसीलिए वो मैकेनिकल वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अच्छी बात है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वेयरएज पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि लाइट जो होती है वो एक कंपोज है भाई, पूरा एक ग्रुप है कह सकते हैं पार्टिकल्स का, जो वेरी हाई स्पीड में ट्रेवल करते हैं। तो भाई हम कह सकते हैं कि लाइट जो होती है वो कैसे फॉर्म में होते हैं? पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो कई सारे पार्टिकल्स ग्रुप बना के बहुत वेरी हाई स्पीड में क्या करते हैं भाई? निकल जाते हैं, प्रोपगेट करते हैं, ट्रेवल करते हैं या मूव करते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं लाइट इज डुअल नेचर। फर्स्ट वन इज पार्टिकल, सेकंड वन इज वेव नेचर। तो अब ध्यान रखिएगा, लाइट को प्रोड्यूस करने के हिसाब से भैया उसको दो कैटेगरीज में ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि ऑब्जेक्ट्स एक प्रकार के होते हैं लुमिनस और दूसरे होते हैं नॉन लुमिनस। तो कोई आपसे पूछे लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं भाई जिनके पास खुद की लाइट होती है, दे हैव देयर ओन लाइट। अच्छी बात है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि सन एक स्टार होता है और स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। अगर मैं बात करूं मून की, तो मून तो एक सैटेलाइट है, उसके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो दूसरों की लाइटों को रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली सन की। तो मैं बोल सकता हूं सन क्या होता है? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, जबकि मून क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। घर से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि बल्ब और चेयर। बल्ब को देखा जाए तो बल्ब के पास खुद की लाइट होती है, तो वो सबको उसके थ्रू चीजें दिखती है और चीजें। अगर मैं चेयर की बात करूं तो चेयर तभी दिख पाती है जब किसी बल्ब की या किसी भी चीज की लाइट उस पर गिरे। तो बल्ब एक लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया और चेयर आपकी नॉन लुमिनस। लाइट के पास होने के वजह से मीडियमों के भी भाई तीन कैटेगराइज करा गया है उनको। जैसे कि पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनमें से लाइट फुल्ली तरीके से पास हो जाती है, जैसे कि ग्लास। अगर मेरे पास कोई ग्लास होगा, लाइट पास करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से उसमें से पास हो जाती है। सेकेंड होते हैं ट्रांसक्लूसेंट मीडियम। ये क्या होते हैं? या ट्रांसक्लूसेंट मटेरियल्स, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट अगर पास हो रही होती है तो फुल्ली तरीके से पास नहीं हो पाती, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ लाइट पास हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पेपर। अगर मैं बात करूं तीसरे मीडियम्स की या मटेरियल्स की, भैया ये वो होते हैं जिनके अंदर से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है। इनमें से लाइट पास करेंगे तो फुल्ली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी भी पास नहीं होती। और इन मीडियम या मटेरियलों को हम ऑपेक कहते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के मीडियम हो गए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्लूसेंट एंड ऑपेक मीडियम। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है भैया? बाउंसिंग बैक होना लाइट रेज का। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर अगर कोई रे आती है और उसका बाउंसिंग बैक हो जाता है, वहां से वो वापस से लौट जाती है, इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
अब कोई आपसे पूछे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको रीजन बताया था, इसकी वजह से ही हमें वो चीज दिखाई देती है। अगर किसी चीज के ऊपर लाइट का बाउंसिंग बैक ना हो तो वो चीज कभी विजिबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं कि चेयर है, हमें चेयर दिखाई देती है, तो रीजन क्या है, उस पर लाइट गिरी और वो लाइट हमारी आंखों की तरफ आई, दैट प्रोसेस की वजह से हमें वो चेयर फाइनली दिखी, नहीं तो चेयर दिखती ही नहीं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के भैया दो लॉस होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, उसको समझने से पहले आपको फिगर को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखो, ए से ओ पर आने वाली एक रे है हमारे पास, पहले तो आपको मिरर दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है एम ओ एम डैश। तो आप क्लियरली सी कर सकते हो कि पहली रे जो इंसिडेंट रे है वो है हमारी ए ओ, और ओ से वो रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रही है, बी पे, दैट मींस ओ बी। तो इंसिडेंट रे को हम बोलेंगे ए ओ और रिफ्लेक्टेड रे को बोलेंगे ओ बी। हो क्या रहा है, ये सब कौन से पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी ओ पर। तो वी कैन क्लियरली से दैट कि भैया एमओएम एक आपका प्लेन मिरर है जिस पर क्या हो रहा है, एक ए ओ नाम की लाइट रे आ रही है, ओ पे टकराती है और वो कहां पे जा रही है, ओ से बी की तरफ। ओ से आप क्लियरली देख सकते हो एक परपेंडिकुलर है हमारा जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब हम आते हैं लॉस पे। सारी चीजें आपकी समझ में आई। लॉस क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और ये सब कहां पर होते हैं, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ भी यही बनेगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा लॉ नंबर 1 है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर दो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, एक तो बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और दूसरा एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। अगर कोई पूछे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल, इसको भैया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। सेकंड लॉ भी यही से है। सेकंड लॉ से है कि भैया लॉ ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे दो लॉ हो गए, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane। जबकि सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।